हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग सी मूवी को लेकर। ये कहानी तो ऐसे पर्सन्स की है जो कि एक विशाल समंदर में फंस जाते हैं और आखिर वो वहाँ कैसे फंसे और क्या वो दोनों वहाँ से सुरक्षित बाहर भी आ पाए या नहीं। इन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले आई एम गोना स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होते ही हम डेमी को देख पाते हैं जो कि एक बड़े से शिप पर अकेली बेहोश पड़ी हुई है और वो शिप आधा पानी में डूबा हुआ है। अब कुछ ही देर बाद डेमी को होश आ जाता है और वो जल्दी से उठकर शिप के ऊपर के हिस्से की तरफ भागती है, जहाँ पर वो रिचर्ड नाम के लड़के को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। वो उसे चिल्लाकर चारों तरफ बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। और अब यही से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम डेमी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक आइलैंड पर है। दरअसल डेमी को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो जगह जगह पर घूमने जाया करती है। और एक दिन उसी आइलैंड पर उसकी मुलाकात रिचर्ड से होती है। रिचर्ड जो कि ट्रैवलर है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ रिचर्ड उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक ब्रिटिश सेलर है और तो और उसे खुद भी ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे डेमी को रिचर्ड काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगता है, तो इसीलिए वो उससे तुरंत ही फ्रेंडशिप कर लेती है। रिचर्ड उसी शाम डेमी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। डेमी शाम होते ही रिचर्ड के घर पहुंच जाती है। अब दोनों डिनर करते हुए कॉन्वर्सेशन करते हैं और तभी डेमी की नजर रिचर्ड के फोटोग्राफ्स पर जाती है, जिसे देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। उसे फोटोग्राफ्स को देखकर ये पता चलता है कि रिचर्ड ने काफी लंबी यात्राएं की हैं और ये देखकर ही डेमी को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम इतनी लंबी यात्राएं कैसे कर लेते हो, और वो भी लगातार इतने दिनों तक समुद्र में। तब रिचर्ड डेमी को बताता है, वैसे पहले मुझे कुछ खास ऐसा पसंद नहीं था, क्योंकि ये मेरी जॉब है, इसलिए कहीं न कहीं मुझे इस प्रोफेशन को पसंद करना पड़ा और यही वजह है कि मैं अब इसमें पूरी तरह से ढल चुका हूँ और अब कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा लगने लगा है। वो कहता है, वैसे इस दौरान मुश्किलें तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी अब मैं उन मुश्किलों से निपटना सीख चुका हूँ। डेमी रिचर्ड की इन सारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी डेमी रिचर्ड से कहती है कि एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ समुद्र के बीचों बीच में जाना चाहती हूँ और वहाँ के खूबसूरत से नज़ारे को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अब रिचर्ड जहाँ भी यात्रा करने के लिए जाता था, वो हमेशा डेमी को अपने साथ लेकर जाता था। अब कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि दोनों के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। एक दिन रिचर्ड और डेमी जब कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कपल मिलते हैं जो कि रिचर्ड को पहले से जानते थे और उसके प्रोफेशन को भी। वो कपल रिचर्ड से कहते हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रिचर्ड के पूछने पर वो बताते हैं, दरअसल मेरी एक शिप है जो कि तुम इस शिप को कैलिफोर्निया तक पहुंचा देना है और वापसी में हम तुम्हारे लिए प्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट भी कर देंगे और इसके लिए हम तुम्हें $10,000 पे करेंगे। वैसे ये रिचर्ड के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट था। रिचर्ड बिना सोचे समझे इमीडिएटली इस चीज को मान लेता है, लेकिन वो उन कपल से एक रिक्वेस्ट करता है कि आपको एक नहीं 2 फर्स्ट क्लास टिकट करनी होंगी। दरअसल वो डेमी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो दोनों ही उसकी ये बात मान जाते हैं और फिर क्या था, अब तो डील पक्की हो चुकी थी। लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं कि डेमी कहीं न कहीं खुश नजर नहीं आ रही थी। वैसे तो उसे रिचर्ड के साथ हर जगह पर जाना पसंद था, लेकिन वो ये बातें सुनकर थोड़ा सैड थी। रिचर्ड के पूछने पर वो बताती है, दरअसल मेरा घर भी कैलिफोर्निया में है और यही वजह है कि मैं दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। तब रिचर्ड डेमी से कहता है, तो ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर देता हूँ। डेमी कहती है, लेकिन तुम वहाँ अकेले भी तो जा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर रिचर्ड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने आधी जिंदगी अकेले ही सफर किया है और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही सफर करना चाहता हूँ। रिचर्ड पे इमोशनल देखकर डेमी कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। और फिर क्या था, ये दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। जब ये दोनों समुद्र के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं, तब रिचर्ड डेमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे बताता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। डेमी रिचर्ड की ये बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। और फिर क्या था, रिचर्ड जल्दी से डेमी को रिंग पहना देता है। तभी इसी दौरान अचानक से एक पक्षी उड़ता हुआ आता है जो कि रिचर्ड के हाथ पर आकर बैठ जाता है। रिचर्ड उस पक्षी को यहाँ तक आता देख काफी हैरान था। वो डेमी को बताता है कि इस वक्त हम कैलिफोर्निया से बहुत दूर हैं और समुद्र की गहराइयों के बीचों बीच में हैं। तो इस पक्षी का उड़कर इतना दूर आना शायद ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। वो डेमी से कहता है, तुम यही रुको, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। और वो इमीडिएटली वहाँ से निकलकर रेडियो पर बात करने आ जाता है। रिचर्ड नीचे जाकर रेडियो पर कॉन्वर्सेशन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रिचर्ड को ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो इमीडिएटली डेमी के पास आता है और उससे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। तब डेमी रिचर्ड को सजेस्ट करती है कि हमें अपनी शिप को यहाँ से रिटर्न कर लेना चाहिए और हमें किनारे पर चलना चाहिए और जब तूफान आकर निकल जाए तो हम वापस कैलिफोर्निया के लिए निकल सकते हैं। रिचर्ड को डेमी की बात सही लगती है और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों काफी तेजी से शिप को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तूफान काफी तेजी से आ रहा था और देखते ही देखते तूफान उनके काफी करीब आ चुका था। रिचर्ड डेमी को वहाँ से नीचे जाने के लिए बोलता है। डेमी रिचर्ड को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड के इंसिस्ट करने पर वो नीचे चली जाती है और फिर अचानक से उस शिप का एक बहुत बड़ी लहर से सामना होता है, जिसके चलते सब कुछ तहस
तहस नहस हो जाता है। अब इनकी शिप में पानी भर चुका था। वो तूफानी लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि रिचर्ड अपने आप को शिप में स्टेबल नहीं रख पाता और वो उन लहरों के साथ बहकर कहीं दूर चला जाता है। और इधर डेमी बेहोश शिप में पड़ी होती है। डेमी की आँख खुलते ही वो फटाफट से शिप के ऊपर आ जाती है और वहाँ पर वो रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू करती है। और अब यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमी रिचर्ड को चारों तरफ आवाज लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिचर्ड उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है। डेमी इस वक्त समुद्र के बीचों बीच में मौजूद थी। वो फटाफट से अपना दूरबीन निकालती है और चारों तरफ नजरें दौड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो चुका था। वो सबसे पहले नाव के ऊपर की सेफ्टी बोट को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो सेफ्टी बोट तो वहाँ थी ही नहीं। वो एक बार फिर से अपनी दूरबीन को उठाती है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर उस सेफ्टी बोट को ढूंढने की कोशिश करती है और कहीं बहुत दूर जाकर उसे सेफ्टी बोट नजर आती है। वो समझ जाती है कि हो ना हो रिचर्ड शायद इसी सेफ्टी बोट पर मौजूद है। अब वो किसी भी हाल में रिचर्ड को बचाने के लिए उस सेफ्टी बोट तक पहुंचना चाहती है। पहले तो वो अपनी शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसमें इतना पानी भर चुका था कि उसका स्टार्ट हो पाना नामुमकिन था। अब डेमी ये डिसीजन लेती है कि वो वहाँ तक स्विमिंग करके जाएगी। वो जैसे ही पानी में जंप करती है, वो भी कुछ ही दूर तैर कर आगे बढ़ी थी, तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि तैर कर वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, क्योंकि वो बोट उससे काफी दूर थी। तो इसीलिए वो वापस अपनी शिप पर आ जाती है और शिप में भरे पानी को निकालने की कोशिश करती है। फिर वो जगह जगह होज देखती है जहाँ से पानी लगातार अंदर भर रहा था। वो पानी को रोकने के लिए तुरंत ही उन गड्ढों पर टेप लगाती है। वो अपनी शिप को बोट तक ले जाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढती है। तभी वो एक बड़े से सेल को शिप से जोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसकी शिप आगे की दिशा में बढ़ती रहे। वैसे ही डेमी के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन वो किसी भी हाल में रिचर्ड को खोना नहीं चाहती थी। वो अपने आप को हिम्मत देती है और फाइनली सेल को लगा लेती है और अब धीरे धीरे करके उसकी शिप आगे की दिशा में बढ़ने लगी थी। शिप जैसे ही बोट के पास पहुंचती है, डेमी वहाँ पर रिचर्ड को देखती है, जो कि इस वक्त काफी जख्मी हालत में है। उसके पैरों में काफी चोट है और वो पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ है। डेमी कैसे भी करके बोट को शिप तक खींच कर लाता है और फिर रिचर्ड को रस्सी से बांध देती है और खुद शिप पे चढ़कर रिचर्ड को रस्सी से अंदर की ओर खींचती है और फाइनली वो रिचर्ड को शिप के अंदर ला चुकी थी। सबसे पहले वो रिचर्ड के जख्मों पर बैंडेज करती है और फिर उसे कुछ खाने के लिए देती है। रिचर्ड धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, जिसे देखते ही डेमी काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। वो रिचर्ड को बताने की कोशिश करती है कि मैंने अपनी शिप पर सेल लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शिप बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस पर रिचर्ड उसे बताता है चूँकि वो सेल बहुत ज्यादा छोटी है और यही वजह है कि शिप ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि रिचर्ड की काफी बोन्स टूट चुकी थी, इसलिए वो उठने में असमर्थ था और इसीलिए वो डेमी को लेटे लेटे ही हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हार बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि इस वक्त वो दोनों अपनी दिशा से पूरी तरह से भटक चुके थे। रिचर्ड थोड़ा अंदाजा लगाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी शिप इस वक्त किनारे से बहुत ज्यादा दूर है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई शिप आती जाती भी नहीं है। तभी डेमी रिचर्ड से कहती है कि शायद हमें अपनी शिप को हवा के रुख की तरफ मोड़ लेना चाहिए, जिससे हमारी शिप में स्पीड आ सके। लेकिन कहीं न कहीं रिचर्ड इस बात से डिनाई करता है। तभी डेमी रिचर्ड से कहती है कि अगर हमने हवा की तरफ अपनी शिप को टर्न नहीं किया तो शायद ही हम किनारे तक पहुंच पाएंगे। और ये कन्वर्सेशन होते ही वो तुरंत ही अपनी शिप को टर्न कर लेती है और हवा की दिशा की ओर बढ़ने लगती है ताकि वो आसानी से किनारे तक पहुंच सके। इन दोनों के पास खाने के लाले पड़ रहे थे। खाना इस वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तभी रिचर्ड डेमी से कहता है कि तुम्हें समुद्र में मछली पकड़कर मारकर ही खानी चाहिए, लेकिन डेमी तो नॉन वेजिटेरियन थी। वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। और वो रिचर्ड की बात को मान लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दोनों ही किनारे पर पहुंचने से पहले ही भूख के कारण मर सकते हैं। अब वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में छलांग लगाती है, लेकिन वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि आखिर मछली को कैसे पकड़ना है। उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आती और वो ऐसे ही शिप पर वापस आ जाती है। दोनों बहुत ज्यादा प्यासे थे, लेकिन समुद्र का पानी इतना ज्यादा खारा था कि इनके लिए पीना बहुत मुश्किल था। तभी वहीं पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों मन भर के पानी पीते हैं और बहुत सारा पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं। इन दोनों को यहाँ फंसे हुए अब 30 दिन पूरे हो चुके थे। कहीं न कहीं डेमी की भी हालत पूरी तरह से गंभीर होती जा रही थी। डेमी रिचर्ड से कहती है कि हमें नहीं पता कि हम जिंदा यहाँ से बचकर वापस जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन तभी डेमी को दूर से आती हुई एक शिप दिखाई देती है। डेमी इमीडिएटली मदद मांगने के लिए अपनी फ्लेयर गन को चलाती है, लेकिन शायद वहाँ तक इनकी आवाज नहीं पहुँच पाई और देखते ही देखते वो शिप कहीं गायब हो जाता है। डेमी इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो लगातार हिम्मत को हारती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रिचर्ड की भी हालत काफी गंभीर होती जा रही थी। उसके घाव लगातार सड़ते जा रहे थे। तभी डेमी को ये एहसास होता है कि बहुत तेजी का तूफान आने वाला है, लेकिन अब इन दोनों के पास तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते थे, लेकिन लकीली तूफान की जगह सिर्फ तेज हवाएं ही चलती हैं। हम देखते हैं डेमी रात भर रिचर्ड से बातें किया करती है। वो उससे अपनी पास्ट लाइफ शेयर करती है। वो रिचर्ड से बताती है कि
उसकी फैमिली के आपस के लोगों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई भी एक दूसरे से खुश नहीं रहता था और यही वजह थी कि वो घर छोड़कर यहाँ बहुत दूर आ चुकी थी। बातें करते करते डेमी कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता और सुबह होने पर जब उसकी आँख खुलती है वो इस वक्त नींद में ही थी, वो पूरी तरह से अभी जगी नहीं थी। तभी रिचर्ड उसके पास आता है, वो उससे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। डेमी कहती है तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और अब यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि दरअसल रिचर्ड तो तूफान के साथ ही बह चुका था और इस वक्त डेमी के साथ ये जो भी हो रहा था ये उसका पूरी तरह से भ्रम था। कहीं न कहीं अकेले इतने दिन बिताने पर उसे बहुत ज्यादा हेलोसिनेशंस हो रहे थे और इसीलिए उसे रिचर्ड अपने पास दिखाई दे रहा था। दरअसल अब तक डेमी अपनी इमेजिनेशन में जी रही थी, वो रिचर्ड को पल पल अपने साथ इमेजिन कर रही थी। धीरे धीरे ठीक होने पर उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि रिचर्ड अब जा चुका है, वो उसके साथ नहीं है। समुद्र में इतने दिनों तक रहने पर वो ये भी सीख गई है कि कैसे मछलियों को पकड़ना है और अब तो वो नॉन वेजिटेरियन भी बन चुकी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही खाना था जिससे कि वो जिंदा रह सकती थी। देखते ही देखते 41 दिन गुजर चुके थे। वो बेसुध होकर अपनी शिप में पड़ी हुई थी। वो ये मान चुकी थी कि ऐसे ही वो एक दिन यहीं पर मर जाएगी और उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तभी उसी दिन कहीं से उड़ता हुआ एक पक्षी आता है जो कि उसकी शिप पर आकर बैठ जाता है। डेमी उस पक्षी को घूर घूर कर देखने लगती है। वो पक्षी को देखते ही ये अंदाजा लगाती है कि या तो तूफान आने वाला है और या फिर यहाँ पर कहीं किनारा है। वो तुरंत ही अपनी दूरबीन उठाती है और चारों तरफ देखने लगती है और काफी गहराई से देखने पर उसे किनारा नजर आता है और अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बहुत दिनों के बाद एक गहरी सांस ली और वहीं किनारे पर एक शिप भी होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए लगातार फ्लेयर गन को चलाती रहती है। तभी शिप में मौजूद लोग इस शॉट को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई तो खतरे में है। धीरे धीरे करके वो शिप डेमी की तरफ बढ़ने लगती है और जल्द ही वो शिप डेमी तक पहुंच जाती है। शिप के वहां पहुंचते ही वो लोग तुरंत ही डेमी को ऊपर चढ़ाने के लिए एक रस्सी भेजते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी जिससे वो रस्सी को पकड़कर ऊपर आ सके। इसलिए सबसे पहले वो लोग उसे खाने के लिए देते हैं और फिर रस्सी के सहारे उसे धीरे धीरे कर ऊपर की ओर खींचते हैं। फाइनली वो सुरक्षित बच चुकी थी। पहले तो वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहती और फिर रिकवरी होने के बाद वो सबसे पहले रिचर्ड के घर जाती है जहाँ वो उन तस्वीरों से अपनी यादों को ताजा करती है और फिर उसी समुद्र के किनारे पर पहुँचती है जहाँ से आखिरी बार वो रिचर्ड के साथ समुद्र के अंदर गई थी। वो रिचर्ड को याद करते हुए अपनी रिंग निकालती है और इसे समुद्र में ही फेंक देती है। ऐसा करते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।